इर्द गिर्द की रहायश गाहों को भी चेकिंग की जा रही है ताकि यहाँ के मकीनों को सुरख मक्खियों की हमलों से बचाया जा सके। बाकी रहायश गाहों की चेकिंग मिलिट्री स्पेशल फोर्स कर रही है। मैं चूँकि आपको ज़ाती तौर पर जानता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ख़ुद इस रहायश गाह को चेक कर लूँ। खुदा न खास्ता सुरख मक्खियों ने यहाँ ना डेरा डाल लिया हो, उनमें से एक भी सुरख मक्खी किसी की भी जान ले सकती है। इमरान ने कहा, ओह, तुम्हारा मतलब है कि सुरख मक्खियाँ मेरी रहायश गाह में भी हो सकती हैं? प्रोफेसर अदनान तरमिज़ी ने चौंक कर कहा और बड़े बुखलाए हुए लहजे में कहा, जी हाँ, मक्खियाँ तो मक्खियाँ होती हैं, सुरख हों या स्याह हों या फिर किसी और रंग की, उन्हें कोई कहीं जाने से कैसे रोक सकता है? अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके कम घर को एक नज़र देख लें। वैसे आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मिलिट्री स्पेशल फ़ोर्स सुरख मक्खियों का तदारक करने की कोशिश कर रही है। अभी थोड़ी देर में यहाँ स्प्रे शुरू करा दिया जाएगा। फिर सुरख मक्खियाँ कहीं भी होंगी, उन्हें उनके अंडों और लार्वा समेत ख़त्म कर दिया जाएगा। इमरान ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा तो प्रोफेसर अदनान तरमिज़ी ने इस बात में सर हिला दिया। उनके चेहरों पर बदस्तूर फ़िक्रमंदी के तासरात थे और वो चारों उस तरफ यूँ देख रहे थे कि कहीं कोई सुरख मक्खी यहाँ मौजूद ना हो। हम सबसे पहले आपके कमरे से शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आपको इतराज़ ना हो तो। इमरान ने कहा, क्यों, क्या मेरे कमरे में कोई सुरख मक्खी हो सकती है? प्रोफेसर अदनान तरमिज़ी ने खौफज़दा लहजे में कहा तो उनका खौफ देखकर इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैं वसूख से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुमकिन है कोई सुरख मक्खी किसी कोने खुदरे में छुप गई हो। इमरान ने कहा, ओह, तो फिर आओ, मेरे कमरे के साथ साथ सारा घर छान मारो। यहाँ एक भी सुरख मक्खी हो तो उसे ख़त्म कर देना, वरना मैं और मेरी फैमिली सुरख मक्खी खौफ से ना रात को चैन से सो सकेंगे और ना ही हमें इस दिन को सुकून मिलेगा। हम प्रोफेसर अदनान तरमिज़ी ने फ़ौरन उठते हुए कहा और फिर वो उन्हें लेकर अपने कमरे की जानब बढ़ गया। टैरम और जैरम चीफ से मिलने के बाद उसकी रहायशगाह से बाहर आए। पोर्च में एक कार खड़ी थी। टैरम कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा और जैरम ने गेट की तरफ जाकर गेट खोल दिया। उसने जैसे ही गेट खोला, टैरम ने तेज़ी से कार बैक की और वो कार के लेकर गेट से निकलकर बाहर आ गया। जैरम ने गेट बंद किया और फिर वो गेट का ज़ीली दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया, जो बंद होते ही अंदर से ऑटो लॉक हो जाता था। टैरम ने कार रोकी हुई थी। जैरम आगे बढ़कर उसकी साइड सीट को दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। कहाँ चलें? टैरम ने जैरम से मुखातब होकर पूछा। अपने फ्लैट पर चलो। और कहाँ चलना है? जैरम ने जवाब दिया। फ्लैट में जाकर क्या करना है? क्यों ना हम इमरान को चेक करें कि वो कहाँ है और क्या करता फिर रहा है। हमें अपनी प्लानिंग के तहत इमरान के हरकत पर नज़र रखनी है। हो सकता है इमरान किसी तरीके से ब्लैक बुक तक पहुंच जाए। अगर ब्लैक बुक उसे मिल गई तो हमारे लिए अच्छा होगा। वहाँ फिर वो जहाँ भी होगा हम वहाँ पहुंचकर उससे ब्लैक बुक हासिल कर लेंगे। टैरम ने कहा, हाँ, ये भी ठीक है। अभी और कुछ नहीं हो तो हम इमरान पर नज़र रख कर उसके ठिकानों का तो पता चला ही सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ जाता है और उसके किस किस से मरासम हैं। जैरम ने इस बात में सर लाकर कहा, हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमें सब कुछ छोड़कर इमरान पर गहरी नज़र रखनी चाहिए। और ये भी मुमकिन है कि किसी मोड़ पर हम में से किसी को इमरान की जगह लेने की ज़रूरत पड़ जाए। ऐसी सूरत में हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि इमरान किस अंदाज में मिलता है और उसके ज़राए क्या हैं। टैरम ने कहा, तो ये काम हम अपने फ़्लैट पर भी तो जाकर कर सकते हैं। इमरान के लिबास में मैंने जो वो वी प्लग लगाया है, उसका लिंक मैंने एक जदीद सॉफ्टवेयर से करके अपने लैपटॉप कंप्यूटर से कर दिया है। हम जहाँ से चाहें इमरान पर नज़र रख सकते हैं। जैरम ने कहा, ओके, तो फिर हम फ्लैट पर ही चलते हैं। टैरम ने कहा और उन दोनों भाइयों में इस कदर इत्तेफाक था कि वो एक दूसरे की बात नहीं टालते थे और आसानी से एक दूसरे की बात मान लेते थे। उनमें आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करने और लड़ने झगड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए वो जहाँ जाते थे एक साथ जाते थे। और अब तक उन दोनों ने रेड फ्लाई के लिए जितने भी मिशन मुकम्मल किए थे उसमें हमेशा कामयाबियाँ ही हासिल की थीं। ये रेड फ्लाई एजेंसी का सरबराह कर्नल टैरम था। यूँ तो उसकी एजेंसी में शातिर और ज़हीन एजेंटों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो टैरम और जैरम को अपनी एजेंसी के टॉप एजेंट कहता था, जिनका कोई सानी नहीं था। किसी मिशन पर अगर कर्नल डैरिमन को जाना होता तो वो अपने साथ टैरम और जैरम को ही ले जाता था, और इस बार भी ऐसा ही हुआ था। इसराइली प्राइम मिनिस्टर से चूँकि कर्नल डैरिमन ने ज़ाती तौर पर यह केस हासिल किया था, इसलिए वो इस मिशन को पूरा करने के लिए ख़ुद पाकिस्तान आया था और अपनी मुआवनत के लिए टैरम और जैरम को भी साथ ले आया था। टैरम ने कार आगे बढ़ाई और फिर कार तेज़ी से सड़क पर फराटे भरती हुई आगे बढ़ती चली गई। टैरम कार दौड़ाता हुआ शहर के वस्त में एक कमर्शियल प्लाजा में पहुंच गया। वो कार कमर्शियल प्लाजा की
बेसमेंट में ले गया जहां वसी कार पार्किंग बना हुआ था। कार पार्क करने के बाद टैरम और जैरम ने कार की पिछली सीट से अपना सामान उठाया और फिर वो पार्किंग से निकलते चले गए। थोड़ी ही देर में वो दोनों एक लिफ्ट में सवार थे और लिफ्ट उन्हें लिए तेज़ी से ऊपर उठती जा रही थी। लिफ्ट प्लाजा की रिहायशी प्लाजा पर रुकी और जैसे ही उसका दरवाज़ा खुला टैरम और जैरम लिफ्ट से बाहर आ गए। तो ये फ्लोर नंबर 11 था। लिफ्ट से निकलकर वो दाएं बाएं बने हुए रिहायशी फ्लैट्स के राहदारियों से गुजरकर आखिरी राहदारी के आखिरी फ्लैट के दरवाजे पर आकर रुक गए। जैरम ने जेब से दरवाजे की चाबी निकाली और फिर उसने आगे बढ़कर दरवाजे का लॉक खोलना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खुलते ही वो दोनों इत्मीनान भरे अंदाज में अंदर दाखिल हो गए। फ्लैट अंदर से काफ़ी कुशादा था और वहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। तुम लैपटॉप ऑन करो, तब तक मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, टैरम ने कहा तो जैरम ने इस बात में सर हिला दिया। जैरम ने वो तमाम चीज़ें जो वो साथ लेकर गए थे एक कमरे के वार्डरोब में रखी और फिर अपना लैपटॉप कंप्यूटर लेकर सिटिंग रूम में आ गया। उसने सोफे पर बैठकर सामने पड़ी हुई मेज़ अपनी तरफ खिसकाई और फिर उसने लैपटॉप मेज़ पर रखकर उसे खोल लिया। उसने कंप्यूटर ऑन किया और फिर इत्मीनान भरे अंदाज में कंप्यूटर की विंडो ओपन होने तक इंतज़ार करने लगा। चंद ही लम्हों में विंडो ओपन हो गई तो जैरम ने माउस की वजह से डेस्कटॉप पर मौजूद प्रोग्राम्स में से एक सॉफ्टवेयर को क्लिक किया तो स्क्रीन पर वो सॉफ्टवेयर लोड होना शुरू हो गया। जैसे ही सॉफ्टवेयर लोड हुआ जैरम ने कंप्यूटर कीबोर्ड पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में स्क्रीन फैल गई और स्क्रीन पर एक मीडिया प्लेयर्स लॉन्च हो गया। दूसरे लम्हे स्क्रीन पर एक मंजर उभर आया। उस मंजर में इमरान अपने एक साथी के साथ एक जगह मौजूद था जहां टैरम और जैरम ने मिलकर कैप्टन शाहिद को अगवा किया था। इमरान के साथ का साथी रख्त पर चढ़ा हुआ था और एक रस्सी की मदद से कैप्टन शाहिद की लाश नीचे लटका रहा था और नीचे खड़ा इमरान कैप्टन शाहिद की लाश को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हो नहा तो इमरान जहाँ तक पहुँच गया है, जैरम ने जबड़े पीछते हुए कहा। वो लैपटॉप ऑन रख कर पीछे हट गया और फिर वो इमरान और उसके साथी का हरकत देखना शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में उसने इमरान और उसके साथी को सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार में वापस जाते देखा। कुछ देर के बाद टैरम भी वहां आ गया और फिर वो भी जैरम के साथ बैठकर इमरान और उसके साथी को सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार में सफ़र करते हुए देखने लगा। जैरम ने टैरम को बता दिया था कि इमरान और उसके साथी उस जगह पहुंच गए थे जहां उन्होंने कैप्टन शाहिद को अगवा करके हलाक किया था और फिर उसकी जगह ली थी। टैरम ने उस पर कोई तबसरा नहीं किया था। इमरान अपने साथी को एक जगह ड्रॉप किया और फिर वो कार लेकर एक सिमत रवाना हो गया। अब ये शायद वापस ही अपने फ्लैट की तरफ जा रहा है। टैरम ने स्क्रीन पर देखते हुए कहा, नहीं, इमरान का फ्लैट किंग रोड पर है। ये किंग रोड की तरफ नहीं जा बल्कि हाईवे की तरफ जा रहा है। किंग रोड की तरफ जाने वाली सड़क को ये काफ़ी पीछे छोड़ आया है। जैरम ने कहा, ओ तो फिर ये अब कहाँ जा रहा है? टैरम ने पूछा। देखते हैं कहाँ जाता है ये, जैरम ने कहा तो टैरम ने इस बात में सर हिलाकर खामोश हो गया। इमरान मुख्तलिफ सड़कों पर कार दौड़ाता हुआ एक ऐसे इलाके में आ गया जहाँ रहायशी इमारतें तो मौजूद थीं लेकिन वो एक दूसरे से हटकर और काफ़ी फासले पर थीं और ये इलाका खामोश और सुनसान सा दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में इमरान की कार एक बेहद वसी इमारत के गेट के सामने रुक गई। इमारत की बनावट देखकर टैरम और जैरम बुरी तरह से चौंक पड़े। बिलाशुबा ये इमारत किसी मजबूत बंकर जैसी दिखाई दे रही थी। इस इमारत की दीवारें और उसकी साख देखकर टैरम और जैरम को यूँ लग रहा था जैसे इमारत इंतहाई हिफाजती असारों में घिरी हुई हो। उन्हें इस इमारत के इर्द गिर्द और ऊपर बेशुमार रंग बिरंगी रोशनी नाचती हुई दिखाई दे रही थी जो आम अंदाज में नहीं देखी जा सकती थी लेकिन वो चूँकि सेटेलाइट सिस्टम के एक जदीद तरीन सॉफ्टवेयर से सब देख रहे थे इसलिए उन्हें इमारत के गिर्द बने हुए रेजर्स की आसार वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहे थे। हैरत है, ये कैसी इमारत है कि जिसके गिर्द इस कदर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। टैरम ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं भी यही देख रहा हूँ। इनमें तो बला की रेजर्स भी मौजूद हैं जो किसी भी किस्म के धमाका खेज़ मवाद को रोकने का काम करते हैं। इन रेजर्स की मौजूदगी में अगर इस इमारत पर एटम बम भी गिरा दिया जाए तब भी ये इमारत इसी तरह से महफूज रहेगी और इस इमारत के मकीनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो ताबखारी के असरात से भी महफूज रहेंगे। जैरम ने कहा, इस कदर हिफाजती इंतजाम तो कैरेबियन सदर के स्पेशल हाउस में भी नहीं होते हैं। टैरम ने कहा, हाँ, इस इमारत की हिफाजती इंतजाम देख कर ऐसा लग रहा है जैसे ये पाकिस्तान की इंतहाई अहम इमारत हो जिसमें पाकिस्तान की कोई खुफिया एटमी लेबॉर्ट्री मौजूद है। जैरम ने कहा, नहीं, इस इमारत की साख किसी लेबॉर्ट्री जैसी नहीं है, ये तो एक रहायशी इमारत की तर्ज पर बनी हुई है। टैरम ने कहा, ओ तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पाकिस्तान की इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद हो सकती है? जैरम ने चूंकते हुए कहा, हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। टैरम ने कहा, लेकिन पाकिस्तान की ऐसी कौन सी अहम शख्सियत हो सकती है जिसकी हिफाजत के लिए इस कदर जदीद और फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं? जैरम ने हैरत भरे लहजे में कहा। चंद लम्हे टैरम सोचता रहा, फिर वो एक तरफ उछल पड़ा। ओहो, मैं समझ गया, ये इमारत क्या है इस इमारत में कौन सी अहम शख्सियत मौजूद हो सकती है? टैरम ने कहा तो जैरम हैरत से उसकी शक्ल देखने लगा। मुझे बताओ, कौन है इस इमारत में जो पाकिस्तान के लिए इस
कदर अहम है कि उसकी हिफाजत के लिए सदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी ज़्यादा बंदोबस्त किया गया। जयराम ने हैरत भरे लहजे में कहा, गौर करो, इमरान वेस्ट कॉलोनी में अपनी तहकीकात मुकम्मल करके तुम्हारे ख्याल में कहाँ जा सकता है और पाकिस्तान की वो कौन सी हस्ती है जो सदर से भी बुलंद मरतबा है और उसकी एहतराम के लिए सदर भी उठकर खड़ा हो जाता है। टैरम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो पहले जयराम हैरत से टैरम की शक्ल देखता रहा, फिर अचानक वो बुरी तरह से उछला जैसे अचानक उसके सर पर ताकतवर बम फट गया हो। X2 जयराम के मुंह से सनसनाती हुई आवाज़ सुनाई निकली। हाँ, ये X2 का हेडक्वार्टर है। इमरान वेस्टर्न कॉलोनी एक्सेस की इमा पर ही गया होगा और X2 की इमा पर ही गया होगा और अब चूंकि वो अपनी तहकीकात मुकम्मल करके वापस आया है, इसलिए वो हो सकता है कि वो X2 को रिपोर्ट देने के लिए यहाँ आया हो। टर्म ने कहा, ताज्जुब-अंगेज़, इंतहाई ताज्जुब-अंगेज़। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम इमरान के जरिए दुनिया की उस परसरार तरीन चीफ X2 के ठिकाने तक भी पहुँच जाएंगे। जयराम ने इस अंदाज में कहा, इमरान इमारत के अंदर जा रहा है और उसके जिस्म पर लगा हुआ प्लग उस कदर ताकतवर है कि हम इसकी मदद से इमारत के एक हिस्से का आसानी से जा ले सकते हैं। और अगर ये वाकई पाकिस्तान सिक्योरिटी सर्विस के चीफ X2 का हेडक्वार्टर है तो फिर आज हम इसकी इंतहाई परसरार और ताकतवर तरीन हस्ती को देख लेंगे। इस हस्ती के जिसे पाकिस्तान के सदर और प्राइम मिनिस्टर तक ने ना देखा होगा। टैरम ने जोश भरे लहजे में कहा, गुड शो। गोया हम दुनिया के इन अफराद में होंगे जो X2 को अपनी आंखों से इसके असल रूप में देख सकेंगे। टैरम ने भी उसकी तरह जोश भरे लहजे में कहा, हाँ, लेकिन ऐसा उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब इमरान के लिबास पर लगा हुआ वी प्लग काम करता रहे। ऐसा ना हो कि वी प्लग इमारत के हिफाजती इंतजाम की वजह से काम करना छोड़ दे और हमारी भी X2 को देखने की हसरत बनकर ही रह जाए। टर्म ने कहा, इसके लिए मैं वी प्लग की कैपेसिटी कम कर देता हूँ। कैपेसिटी कम होने की वजह से वी प्लग किसी भी रेस की जद में नहीं आएगा और अगर इमारत में साइंसी आलात को चाहिए वो माइक्रोफोन ही क्यों ना हो को ट्रेस करने के लिए सर्चर सिस्टम लगा हुआ होगा तो वो भी वी प्लग को चेक नहीं कर सकेगा। जयराम ने कहा, तो जल्दी करो, गेट खुल रहा है। उससे पहले कि इमरान कार हमारे के अंदर ले जाए, वी प्लग को पावर कैपेसिटी कम कर दो ताकि ये उसी तरह इमरान के लिबास से चिपका रहे और काम करता रहे। टैरम ने कहा। तो जयराम ने आगे होकर एक बार फिर कंप्यूटर कीज़ पर काम करना शुरू कर दिया। उस दौरान गेट ऑटोमेटिक अंदाज में खुल गया और इमरान कार अंदर ले गया। मर्द के अंदरूनी साख्त देखकर टैरम और जयराम की आंखें और ज़्यादा फैल गई थी। बाप रे, ये मर्द तो वाकई किसी खुफिया हेडक्वार्टर से कम मालूम नहीं हो रही हैं। इमारत की दीवारों में ऑटोमेटिक मशीन गनें छुपी हुई हैं और जगह जगह मिनी मिसाइल लॉन्चर भी लगे हुए हैं ताकि इस इमारत पर अगर हमला किया जा सके तो इमारत के अंदर से ही हमला आवरों का भरपूर मुकाबला किया जाए और अगर कोई खुफिया तरीके से इमारत में दाखिल होने की कोशिश करे तो वो इमारत के हिफाजती असारों से गुजर ही ना सके। जयराम ने कहा, हाँ, अब ये सारे हिफाजती इंतजाम देखकर तो मुझे और ज़्यादा यकीन हो गया कि ये X2 का ही हेडक्वार्टर है। टैरम ने कहा। उन्होंने इमरान को कार से निकल कर इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजर कर एक राहदारी में जाते देखा। उसी लम्हे उनकी स्क्रीन पर हल्की सी लर्जिश होना शुरू हो गई। स्क्रीन यूँ हल रही थी जैसे सॉफ्टवेयर में कोई खलल आ गया हो। ये क्या हो रहा है, स्क्रीन हल क्यों रही है? टैरम ने पूछा। इस राहदारी में ह्यूकर रेज़ का जाल बिछाया हुआ है जो किसी भी टेलीवेव सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है और ताकि अंदरूनी तस्वीरें ना ली जा सकें। लेकिन तुम फिक्र ना करो, वी प्लग हैवी कवर रेज़ को भी आसानी से मुकाबला कर लेगा और ये ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन अगर इमरान इस मशीन रूम से में चला गया जहाँ से हैवी कोर रेज़ ऑपरेट की जा रही हैं तो जयराम कहते कहते खामोश हो गया। ओह, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? जयराम ने चूंकते हुए पूछा। जहाँ ह्यूकर रेज़ का दबाव ज़्यादा होगा वहाँ हमारे लिए इर्द गिर्द का माहौल देखना मुश्किल हो जाएगा। इमरान के लिबास पर तो चूँकि वी प्लग लगा हुआ है इसलिए वो तो स्क्रीन पर हमें साफ़ दिखाई देगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या है वो हमें साफ़ तौर पर दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक कि अगर इमरान के सामने कोई और शख्स भी हुआ तो हम उसका चेहरा भी नहीं दे सकेंगे। जयराम ने कहा, तो क्या तुम इस प्रॉब्लम को एडजस्ट नहीं कर सकते? टैरम ने होंठ चबाते हुए कहा, नहीं, जब तक कि हैको सिस्टम को ऑफ़ नहीं किया जाता उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया जा सकता। बस तुम दुआ करो कि X2 उस रूम में ना हो जहाँ से हैको सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा है। जयराम ने कहा। तो टैरम एक तवील सांस लेकर रह गया। इमरान राहदारी के आखिरी सिरे की तरफ बढ़ता जा रहा था और वो जूँ आगे बढ़ता जा रहा था उसके इर्द गिर्द का माहौल धुंधला होता जा रहा था। होना ये तो लगता है इसी मशीन सिस्टम की तरफ जा रहा है जहाँ से हैको सिस्टम ऑपरेट हो रहा है। टैरम ने उससे और परेशानी के आलम में कहा। उसी लम्हे इमरान एक कमरे के दरवाजे पर जाकर
रुक गया। फिर उसने जाने क्या किया कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। स्क्रीन पर धुंधलाहट इतनी बढ़ गई थी कि वो सही तौर पर दरवाज़ा भी नहीं देख पा रहे थे कि वो किस साख्त का है और इमरान उसे कैसे खोला है। इमरान जैसे कमरे में दाखिल हुआ उसके गिर्द का माहौल और ज़्यादा धुंधला हो गया। अब इमरान के 1 फुट के फासले के बाद उन्हें सिवाय धुंध के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या हो गया, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, टैरम ने परेशानी के आलम में कहा। मैं कोशिश करता हूँ कि वी प्लग की कैपेसिटी और कम कर सकूँ ताकि हमें कमरे की साख्त मालूम हो सके और यहाँ मौजूद चीज़ें दिखाई दे सकें, जर्मन ने कहा। और उसने एक बार फिर कंप्यूटर पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कोशिशों के बावजूद वहाँ का माहौल क्लियर नहीं हो रहा था। दोनों की नज़रें बदस्तूर स्क्रीन पर जमी हुई थीं। उन्हें इमरान के सामने एक इंसान का इंतहाई धुंधला सा साया दिखाई दे रहा था। ये साया इस कदर धुंधला था कि वो ना तो उसकी खदोखाल देख सकते थे, ना ही उस बात का अंदाज़ा लगा सकते कि दूसरे शख्स ने किस किस्म का लिबास पहन रखा है और उसका कद काठ क्या है। होना यहाँ हैको रेज की पावर ज़्यादा है। मेरी कोशिश काम नहीं कर रही, जयराम ने परेशानी के आलम में कहा। तो फिर क्या करें? मैं तो सोच रहा था कि आज हमारी किस्मत जाग उठी है, हम उस शख्स को देख लेंगे जो सारी दुनिया के लिए इंतहाई परसरार बना हुआ है। टैरम ने मुंह बना कर कहा, तुम बेफिक्र रहो, हम आज ना सिर्फ एक्स2 का चेहरा देखेंगे बल्कि उसके हेडक्वार्टर पर भी कब्जा करेंगे।